हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एसीएस ज्ञान अड्डे में। लास्ट लेक्चर हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके नामकरण के पदों को कि कैसे नामकरण किया जाता है उनके नियमों को पढ़ा था। और हमने आपसे कहा था कि अब वर्गीकरण की बारी है। वर्गीकरण में हमने आपसे कहा वर्गीकरण संवर्ग होंगे जिसके द्वारा ही आप किसी भी जाति के सदस्य का वर्गीकरण करने वाले हो। अब कैसे वर्गीकरण करते, आइए पहला पॉइंट एनसीईआरटी का समझने लायक है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। कैसे? लास्ट लेक्चर में भी आपसे मैंने कहा था, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास में टोटल कितने वर्ग की संवर्ग आते हैं, तो किंगडम से लेकर जाति स्पीसीज तक टोटल 7 आते हैं। किंगडम से लेकर मैं कहां की तरफ गया? स्पीसीज की तरफ, तो मुझे टोटल 7 मिले थे वर्ग की संवर्ग। एकल प्रक्रम नहीं बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, टोटल संख्या में 7, जिसमें प्रत्येक सोपान पद वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि सवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसको वर्ग की संवर्ग कहते हैं। वर्गीकरण करना है किसी जाति सदस्य का, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति लिखकर, वंश लिखकर, गण लिखकर, कुल लिखकर, वर्ग लिखकर, जगत लिखकर, प्रभाग संघ लिखकर उसका वर्गीकरण एक लिखकर नहीं कर सकते। आपको यदि वर्गीकरण करना है तो आपको स्टेप वाइज एक लिखा, आगे वाला बताइए। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, आप आउट ऑफ इंडिया में हो, भारत से बाहर हो, तो आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या भारत में आप फिक्स है कि अभी जब आप भारत की स्थिति पे खड़े हो या विदेशों में खड़े हो और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप फिक्स है राजस्थान को ही कर रहे होंगे? हो सकता है आप राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारा कुछ कोई ना कोई एक होगा। अब आपने कहा कि हम राजस्थान में आ गए हैं, इंडिया में है। इंडिया में है तो इंडिया में अगर राजस्थान से बाहर है तो आप राजस्थान को, मैं राजस्थानी की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप राजस्थान के बाहर हो तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। राजस्थान के अंदर हो तो अगर आप जोधपुर के हो तो आप जोधपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यदि आप जोधपुर में हो तो आप समझ जाइएगा, आप जोधपुर में छोटे छोटे पावटा हो गया या कोई गांव हो गया, टाउन हो गया, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हम क्या करें, स्टेप वाइज धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही यदि मैं किंगडम और जाति से बात करूं, बेटा हमारे पास में ये जो स्पीसीज होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है, और ये जो आपका जगत होता है ये सबसे बड़ी होता है। देखिए इन सब के पॉइंट्स का आगे जिक्र आएगा। स्पीसीज से लेकर किंगडम की तरफ कौन कौन से 7 पदानुक्रम है, उनको एक एक करके मैं बताऊंगा। जितनी जरूरत है मैं उतने पहले बता रहा हूं आगे। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम कहलाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने कहा स्पीसीज, जैसे आपने कहा किंगडम, जैसे आपने कहा वंश। इसका मतलब यह हुआ, आप वंश की बात करो, जीनस की बात करो या बात कीजिए किंगडम की, तो आप क्या कर रहे हो, स्पीसीज को भी एक इकाई के रूप में ले रहे हो, वंश को भी एक इकाई के रूप में ले रहे हो, जगत किंगडम को भी एक इकाई के रूप में ले रहे हो। सब की सब एक एक इकाई है। अच्छा, ये तो हुई कि सब की सब एक एक इकाई है। जैसे सभी को मिलाकर आपने कहा था वर्ग की वर्ग की संवर्ग, तो एक को क्या कहेंगे? आप समझदार हो बच्चा, वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग कहा जाता है। इसका मतलब जो एनसीईआरटी ने कहा कि वर्गीकरण संवर्ग की इकाई जो होती है, उस इकाई को ही एनसीईआरटी ने वर्ग कहा है, टैक्सॉन कहा है। मतलब ये जो वंश है ये भी क्या है बच्चा? एक टैक्सॉन है। स्पीसीज भी क्या है? एक टैक्सॉन है। किंगडम भी क्या है? एक टैक्सॉन है। तो सारे के सारे इकाई सदस्य जो है वो टैक्सॉन कहलाते हैं। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। कैसे? जिसमें एक समान गुण, जैसे तीनों जोड़ी संधि कीट की बात करें तो 3 जोड़ी संधि उपांग, जैसे हाथ पैर उनके जोड़ी में होते हैं, इसीलिए उनका नाम ऑर्थ्रोपोडा, संधि युक्त जीव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। हाँ, वर्गीकरण करने के लिए आपको इस लाइन से पता चला है कि कोई ना कोई कैरेक्टर्स देखने होंगे। वर्गीकरण करना है तो आपको लक्षणों को तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी जाति के सदस्य के लक्षण को समान पाते हो तो उसे एक ही वर्ग में रखो, असमान पाते हो तो अगले एक वर्ग में रखो, उससे भी ज्यादा असमानता तो और आगे वर्ग में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता, अभी अभी बात की थी। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की इकाई को बताता है। प्रत्येक वर्ग तथा वर्ग की संवर्ग क्या बता रहा है? वास्तव में वर्गीकरण की इकाई, जिसे किस नाम से जाना गया है बच्चा? वर्गक टैक्सॉन के नाम से जाना गया है। बढ़े आगे देखिएगा, यहां कह रहा है सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य संवर्ग कौन कौन से हैं? आ जाइए इनको लिखते हैं। सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी ने कहा है संघ, दूसरा दो कहा है जगत, माफी चाहूंगा, सबसे पहला जगत, संघ भी कहा है और प्रभाग भी कहा है। सुनना, दूसरा जो आपका संवर्ग है उसमें संघ भी है और प्रभाग भी है। संघ की बात करें तो हिंदी में से संघ कहा जाता है, इंग्लिश में से फाइलम कहा गया। फाइलम जब आप जंतुओं का, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब आप संघ एनिमल्स फाइलम का यूज करेंगे, और जब प्रभाग डिवीजन की बात की तो आप डिवीजन प्रयोग में लाओगे बेटा प्लांट्स के लिए, जंतुओं के लिए। मेरी बात समझे हो? सेकंड जो दूसरा पदानुक्रम है, दूसरा आपका संवर्ग है, उस दूसरे संवर्ग में संघ होता है जंतुओं के लिए, प्रभाग होता है पादपों के लिए। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे पास में टोटल जो वर्ग होंगे उसमें संघ और प्रभाग को अलग अलग लोगे? नहीं, है एक ही, लेकिन जंतुओं के लिए अलग है, पादपों के अलग है। तो दूसरा जो स्टेप्स आ जाएगा संघ प्रभाग, तीसरा स्टेप्स आपकी एनसीईआरटी ने कहा है वर्ग हो जाएगा, वर्ग जिसे क्लास कहा है। चौथा स्टेप जो है वो गण हो गया है। पांचवा स्टेप जो है वो कुल हो गया है। छठा आपका वंश, और लास्ट में आ जाएगा जाति। अब पहले ही हम बता चुके हैं सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है जाति। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति है। और सबसे बड़ी इकाई जो होगी वो कहलाएगा जगत। सबसे छोटी इकाई हो जाएगा जाति, और सबसे बड़ी इकाई जो कहलाएगी डियर वो कहलाता है जगत। अब इन्हीं वर्गों में मैं सबसे छोटी इकाई से जा रहा हूं। ये सबसे छोटी इकाई है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगी, सबसे छोटी इकाई, और ये सबसे बड़ी इकाई होती है, लार्जेस्ट यूनिट कहलाती है। ठीक है बच्चा, अब मैं छोटी से बड़ी की तरफ जा रहा हूं। बढ़ते क्रम या घटते क्रम? तो छोटे से बड़े की तरफ जाना बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर मैं बड़ी से छोटी की तरफ आ रहा हूं, डिसेंडिंग, अवरोही, घटते क्रम में। तो ध्यान रखना बच्चा, जब भी आप छोटी से बड़ी की तरफ जाओ तो ध्यान रखेंगे हम, क्या पॉइंट ध्यान रखें? देखिए मैं यही समझा देता हूं। आपने कहा आप जब ऊपर की तरफ एरो है तो ये किसको बता रहा है बच्चा? ये आरोही को बता रहा है। और आरोही में जाति के, एक ही जाति के सदस्यों में अधिक समानता पाई जाती है। भिन्न भिन्न जगत, एक ही भिन्न भिन्न जगत, जैसे पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, फंजाई जगत हो गया, इस तरह से अगर अपन बात करें तो उनमें जो है समानता कम पाई जाती है। इसका मतलब जब मैं छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जा रहा हूं, एरो ऊपर की तरफ है, तो इसमें असमानता बढ़ती है। तो आरोही क्रम में ध्यान रखेंगे बच्चा, आरोही क्रम में कहां गए अपन? छोटी से बड़ी की तरफ। तो आप कहोगे समानता घटती है, समानता घटती है, और असमानता बढ़ती है। ये तो आरोही क्रम की बात कर दी हमने, असेंडिंग की बात की है। वही मैं अवरोही क्रम की बात करूं तो बताइए आरोही क्रम में कहां से कहां की तरफ जाएंगे हम जाएंगे स्पीसीज से किंगडम की तरफ। और यही मैं आपसे कहूं हम जा रहे हैं अवरोही क्रम, तो आप कहोगे किंगडम से स्पीसीज की तरफ। अब ये जा रहे हो तो इस क्रम के अंदर क्या होगा मेरे बच्चे? इस क्रम में देखिएगा इसका उल्टा हो जाएगा। समानता जो है वो क्या रहेगी बच्चा? बढ़ती है, और असमानता घटती है। मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं? क्योंकि जैसे मानव की बात करें, होमो सैपियंस की बात करें,
होमोसैपियंस में समानता ज्यादा है। जंतु जगत की बात करें तो भाई जंतु जगत में मानव भी जंतु है, बंदर भी जंतु है, मछली भी जंतु है, एम्फीबियंस भी जंतु है, रेप्टाइल्स भी जंतु है। समानता है, असमानता है। जैसे जैसे हम जगत से जाति की तरफ आएंगे समानता बढ़ेगी। एरो का ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या कहा आपने, यहां पर असमानता बढ़ती है। और यहां पर एरो इस साइड में है तो ये समानता बढ़ती है। आगे बढ़िए। अब इन्हीं को आपको एनसीईआरटी में यहां मिलेगा, समानता, विभिन्नता, समानता, असमानता। ये रहा तुम्हारा समानता असमानता वाला कंसेप्ट। अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगला है सर्ववर्ग में हमारा पहला संवर्ग हमें मिला है स्पीसीज, जाति जिसे अपन कहते हैं। देखिए जिसमें मौलिक समानता हो, बच्चा यही फंस जाएगा। मौलिक समानताओं का मतलब क्या हुआ? मौलिक समानताओं का मतलब हो गया जीव एक ही जाति के सदस्य किसे कहते हैं? जो कि आपस में आकारिकी, शारीरिकी समान रखता हो। पहला तो ये हो गया। मैं बता रहा हूं आपको एक ही जाति, यहां जो हम आपको बता रहे हैं डियर, ये किसके बारे में है? एक ही जाति के बारे में, एक ही जाति के सदस्य के बारे में। क्लियर है? आपने कहा एक ही जाति के सदस्य जो रहेंगे वो आकारिकी और शारीरिकी में समान होंगे। साथ ही सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनना। दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, एक ही जाति का सदस्य वह है जिनसे संतति उत्पन्न हो तथा वह संतति जननक्षम हो, यानी कि संकरण द्वारा जननक्षम संतति उत्पन्न हो। देख, आकारिकी में समान विद्यार्थी, शारीरिकी में समान, ठीक है। दूसरा संकरण हो रहा है और संकरण से जो नया जीव आ रहा है वो भी जननक्षम है। अब आप कहोगे इस पॉइंट को बताने की क्या जरूरत थी? बताइए, मैं बताता हूं आपको। अगर मैं म्यूल की बात करूं, खच्चर की बात करूं, खच्चर डियर घोड़े और गधी के मध्य संकरण से बना है। घोड़ी तथा गधे के मध्य, माफी चाहूंगा, फीमेल हॉर्स है, मेल डोंकी है, दोनों अलग अलग जातियां हैं। अब जो नया जीव बना है म्यूल खच्चर, क्या वो जनन करने योग्य है? नहीं है। इसका मतलब खच्चर अपनी जाति का अंतिम सदस्य है। इसका मतलब वो बायोलॉजिकली किसी प्रकार की कोई जाति में सम्मिलित नहीं होता है। इसीलिए पॉइंट बोला गया था। मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों में भी कहा था, मेंडल की सक्सेस की रीजन में ये भी रीजन आता है क्योंकि उन्होंने जो संकरण करवाया था उस संकरण का परिणाम ये निकला कि संतति जो भी मिली उन्हें वो जननक्षम मिली थी, जनन योग्य मिली थी। यही इन सब पॉइंट का मतलब निकले वाला है। अब एक ही समान आकारिकी, शारीरिकी तथा जननक्षम संतति उत्पन्न करने वाले जीवों के सदस्य को हम किस में रख देंगे? स्पीसीज, जाति में रखेंगे। ये सबसे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सबसे छोटी और बेसिक आधारभूत इकाई है। स्पीसीज आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई, और दूसरा ये सबसे छोटी इकाई है। दोनों पॉइंट। आकारिकी, विभिन्नता के आधार पर एक से अलग, भाई एक जाति को दूसरी जाति से कैसे अलग करोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? अगर उनमें आकारिकी में, शारीरिकी में या जननक्षम से वो उनमें नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब अन्य जाति है। अब यहां देखिएगा, यहां से लेकर ये सारे के सारे जो पॉइंट लिख रखे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, होल्ड कीजिए। अभी मैं इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ रहा हूं, आपको ये सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट एक फ्लो चार्ट में मिलने वाले हैं। सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा। आगे बढ़िए। अच्छा, एक ही जाति के सदस्य जो समानता रखते हैं उन्हें हम रख देंगे वंश, एक प्रकार के जीनस के अंदर।
वंश में संबंधित जातियों को रखा जाता है। इसका मतलब हो गया जो जातियां ज्यादा समानताएं होगी उसका समान वंश से लिख देंगे हम। बाकी सारा मैंने कहा ना, जो भी आप इससे संबंधित पढ़ने वाले हो आपको फ्लो चार्ट में मिलेगा। आगे कुल की बात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन पूछने वाली बात है, वो है बेटा यहां वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। ये एक पॉइंट है, क्योंकि भाई हम कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं, जाति से जगत की तरफ। तो आपने कहा था समानताएं घटेगी, असमानताएं बढ़ेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, कुल का वर्गीकरण का आधार पौधों के लिए। यदि आप कुल में पादपों की बात करो, प्लांट की बात करो, तो प्लांट में अलग अलग जातियों के सदस्य या अलग अलग वंश के सदस्य जिसको आप एक कुल में रख रहे हो, उनके कुल को आप कैसे पहचान सकते हो? तो आप उनको दो चीजों से पहचानोगे, उनके कायिक लक्षण और उनके रिप्रोडक्टिव गुण, जनन के लक्षण। समझना, पादप जो है, पादप वर्गीकरण में जो हमने कुल लिखा है, पादप वर्गीकरण में कुल जो होता है उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। हमें कायिक लक्षण का भी ध्यान रखना है और हमें उसके जननिक लक्षणों का भी ध्यान रखना है। तो दो लक्षणों के आधार पर हम जो है पादप वर्गीकरण कुल को परफॉर्म करेंगे। कुल का जो वर्गीकरण होगा बच्चा, उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, उसके कायिक लक्षण को भी ध्यान रखें हम, जननिक लक्षणों को भी ध्यान रखें। आगे वाली फिर से वही वाली बात फ्लो चार्ट के अंदर बढ़ते हैं आगे। फिर देखिएगा गण में वही है, समान कुल के सदस्यों को हमने गण में रखा है। इनमें अपेक्षाकृत जो है अधिक असमानता, कम समानता पाई जाती है। आगे बढ़े, वर्ग वही वाला मैंने कहा, जिसकी आगे का संघ फाइलम, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? देखिए, एक होता है संघ जिसे आपने कहा है फाइलम, एक होता है प्रभाग जिसे आपने कहा है डिवीजन। अगर मैं आपसे संघ की बात करूं फाइलम, तो ये किसके लिए आता है बेटा? एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। ये आ रहा है जंतु वर्गीकरण हेतु, जबकि प्रभाग जो है वो आ रहा है पादप क्लासिफिकेशन के लिए। यानी कि ये पादप वर्गीकरण हेतु। मेरी बात समझ चुके हो? आगे बढ़े, आ जाइए अंतिम, जगत। क्या कहा? यह उच्चतम संवर्ग है, सबसे छोटी जाति थी, सबसे बड़ा किंगडम जगत है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, 5 जगत अवधारणा आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी, और उनके अनुसार सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आपका जगत, और उनके अनुसार किंगडम जो है आपके 5 होते हैं। सबसे पहला, सबसे अविकसित मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सबसे ज्यादा विकसित। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी आप सीक्वेंस लिख रहे हो, जो भी आप ये जगत के सीक्वेंस क्रम लिख रहे हो, उन्हें उद्विकासीय संबंध द्वारा लिखा जाता है। ये हर जगह काम आने वाला। वर्गीकरण में भी हमने उद्विकासीय संबंध को लिया था और जगत में भी उद्विकासीय संबंध को हम लेने वाले हैं। फिर आपके एनसीईआरटी ने एक फ्लो चार्ट की तरह एक आपको इस तरह का आरोही क्रम का पदानुक्रम वर्ग दे रखा है। हमने पहले डिस्कस किया था, ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है तो मतलब जब भी आप जाति से जगत की तरफ जाओगे तो आपको असमानता बढ़ती हुई मिलेगी। जब भी आप जगत से जाति की तरफ आओगे तब आपको समानता बढ़ती हुई मिलेगी। मतलब अगर हम ये कहें, वंश में कुल की अपेक्षा, सुनना, वंश में कुल की अपेक्षा वंश में समानता ज्यादा है, कुल में असमानता ज्यादा है। आप बस कुछ मत कीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है समानता असमानता, उनको याद कीजिए,
बाकी आपसे कुछ भी पूछे कि ये इससे ज्यादा समान है और ये उससे कम समान है, जितना ज्यादा यहाँ जाति से दूर होगा उतना ज्यादा असमान होगा, जितना ज्यादा जगत से दूर यानी कि जाति की तरफ होगा उतना ज्यादा समानता रह के जाएगी। आइए, जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए विद्यार्थी, पूरा पूरा आपके एनसीईआरटी ने कहा है, एक तरफ जाति, पदानुक्रम में जाति लिया आपने, जीनस लिया आपने, फैमिली लिया है, ऑर्डर लिया है, क्लास ली है, फिर आगे डिवीजन और किंगडम तो पता ही है। अगर आपसे स्पीसीज में पोटैटो, ब्रिंजल, मैकाओ की बात की जाए तो ये सोलेनम जीनस के हैं, तो एक ही जीनस में आ गए। इधर मैं धतूरा की बात करूं कि ये धतूरा अल्बा, जो कि एक प्रकार का जीनस धतूरा में, क्योंकि पहला नाम वही आपको पता है बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में। फिर सोलेनम और धतूरा दोनों की दोनों समान प्रकार की सोलेनेसी फैमिली के अंदर आ गए। यहां बात की अपने कार्निवोरेसी, कॉन्विलेनेसी सॉरी कॉन्विलस, और ये कॉन्विलस आपकी फैमिली हो गई। देखिए बेटा, फैमिली के पीछे लग रहा है एसीई, सीई या एई। आगे बढ़े तो हमें इसी में ही ऑर्डर में देखो, सोलेनेसी, कॉन्विलेनेसी दोनों की दोनों जो है पॉलीमिनेलियस से जो है एक प्रकार का ऑर्डर में आ गया है। फिर आगे बढ़े तो डाइकोटिलेडोनस हो गया, इसकी क्लास हो गई। अब ये तो हो गया पादपों के लिए। अगर मैं जंतुओं की बात करूं तो यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, लॉयन, शेर, टाइगर, लेपर्ड, इन सबको पैंथेरा में, जबकि कैट को फेलिस में रखा गया है। अब डॉग को कैनिस में रखा गया है, पैंथेरा और फेलिस को मिलाकर फेलिडी में, जबकि डॉग की कैनिस को कैनिडी में रखा गया है। फेलिस और कैनिडी को मिलाकर ऑर्डर समान कार्निवोरस में रखा गया है। और अपन मानव की बात करें तो मानव, होमो, होमोनिडी, प्राइमेट्स और कार्निवोरा और प्राइमेटा मिलाकर बन गए मैमेलिया। फिर हम आ जाएंगे कॉर्डेटा, फिर आपके पास में आ जाएगा किंगडम एनिमेलिया, उधर डाइकोटिलेडोनस, एंजियोस्पर्मा, फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लांट किंगडम। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? मैं एक समय के लिए आपकी स्लाइड से सामने से हट जाता हूं, इसे आप देख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सी टेबल है। अब आता है समरी पे। समरी से पहले मैं चाहूंगा, ये क्लासिफिकेशन भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ प्रभाग से हम जैविक नाम से अपन उधर की तरफ जा रहे हैं। सबसे छोटा आपके पास यहां जैविक नाम, जो कि जैसे मैं बात करूं जाति की, ये जाति से चालू हो रहा है, उधर जा रहा है संघ प्रभाग की तरफ, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं हम। तो मानव की बात करें तो होमो सैपियंस हमारा सामान्य नाम मानव है, सामान्य, और जैविक नाम होमो सैपियंस हो जाएगा। होमो वंश हो गया, कुल होमिनिडी हो गया, गण प्राइमेट हो गया, वर्ग मैमेलिया हो गया, संघ कॉर्डेटा हो गया। ये तो अपने डिस्कस किया था। आम की मैग्निफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एनार्किडेसी, सेपिलिडेस या डाइकोटिलेडोनी और एंजियोस्पर्मा में आ गया। गेहूं की बात की, ट्राइटिकम एस्टाइवम से लेकर एंजियोस्पर्मी और फिर प्लांट किंगडम, इन दोनों को हमने प्लांट किंगडम में रख लिया, इन दोनों को हमने एनिमल किंगडम में रख लिया, आगे मिलाकर। तो समानताएं, वहां पर आपको असमानताएं, समानताएं, 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 और लास्ट में आपको एक ही जाति के सदस्य मिल जाएंगे। देखिए, बेहतर उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था, यदि आप भारत से बाहर हो तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कितना बड़ा आप में समाया हुआ है पूरा भारत। असमानताएं, आप हो सकते हो महाराष्ट्र, आप हो सकते हो पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार, यूपी, कहीं से भी, साउथ में कहीं से भी हो सकते हो। अब आपने इंडिया के अंदर बात की, तो इंडिया में आप फिक्स है कि इंडिया में अगर राजस्थान में हो तो इसका मतलब राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट के नहीं, आप में समानता आई। राजस्थान में अगर आप जयपुर में हो तो इसका मतलब जयपुर में हो, अन्य सभी में नहीं। जयपुर में आप अगर एक जगह पे हो तो बाकी अन्य जगहों पे नहीं। तो आप धीरे धीरे जो है, जब आप अपने रूम तक या अपने घर मकान तक पहुंच जाओगे तो आप में समानता ज्यादा होगी, क्योंकि आपके मकान में, आपके घर में वही सदस्य रह रहे जो कि आपके जाति के हैं या आपके फैमिली के हैं। मैं समझा पा रहा हूं अच्छे से? ये था आपका वर्गीकृत संवर्ग क्षेत्रों को जीवों का वर्गीकरण के रूप में। अंतिम रूप से इसकी समरी पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, सेल बायोलॉजी में आपको बहुत सारी जगह मिलेगी जहां एक से अधिक पॉइंट में आपको कॉन्ट्रास्ट मिले। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस, आप उसको थ्योरी में, जो आगे की थ्योरी में पढ़ोगे तो वहां वो पॉइंट नहीं लिखकर पीछे लिखा हुआ है उसकी समरी में। सारांश भी पढ़ना जरूरी है। जीवों में प्रचुर मात्रा में विविधता पाई जाती है, और ये आपका एक तरह से उस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करवा देगा। असंख्य पादप, देखिए विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन है।
असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है। अब प्राणियों की जो पहचान होती है अब आगे, परंतु अब इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है, अभी भी बहुत बड़ी संख्या हमें खोजनी बाकी है। मतलब प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो आपने 1.7 टू 1.8 मिलियन बताई है, ये अकॉर्डिंग टू IUCN के डाटा, अब इतनी सारी जातियां जो कि समुद्र की अथाह गहराइयों में रहती हैं, हम नहीं खोज पाए हैं। जीवों के एक विशाल परिसर के आकार, रंग, आवाज, शारीरिक, क्रियात्मक तथा आकारिक लक्षणों के कारण हम जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, क्योंकि जीव में ऐसा नहीं कि धरती पर सिर्फ मानव रह रहा है, मानव रह रहा है तो वर्गीकरण की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मानव ही है। लेकिन आपको भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के थल, स्थल, जल, नभचर हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसीलिए हमें उसके वर्गीकरण को आवश्यक है। यही आपकी एनसीईआरटी लाइन कह रही है कि जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सरल और सुगम बनाने के लिए हमें इनका वर्गीकरण करना पड़ता है। उनकी नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सका है क्योंकि हमने वर्गीकरण पद्धति को प्रयोग में लाया है, जिसमें आप सबसे पहले किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए कुछ आपको मैंने मौलिक जो है पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन करोगे, विशेषीकरण, फिर उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, देन आफ्टर नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में जो बनाया आपने वो आप सुगमता से पता कर पाओ कि भी कौन सा जीव किस वर्ग से संबंधित है, किस जाति का है, कैसे उसका नामकरण वर्गीकरण किया गया है, यही इस चैप्टर में था। और यहां तक आते आते आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर को एनसीईआरटी से आपने भली बातें समझा होगा। धन्यवाद।